नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई क्लासेज पर। दोस्तों, जो अपनी बात चल रही थी वो बात चल रही थी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर के। और राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश अपन पढ़ रहे थे वो हरि मोहन सक्सेना के द्वारा किए गया वर्गीकरण जो था उनको अपन पढ़ रहे थे। हरि मोहन सक्सेना ने 1994 में अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में उच्चावचों के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। और वो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से थे? पहला था थार का मरुस्थल। अपन बात किसकी कर रहे थे? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात कर रहे थे। और जो पहला प्रदेश था वो कौन सा था? पहला भौतिक प्रदेश था थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। जबकि बात करें अपन दूसरे भौतिक प्रदेश की, तो जो दूसरा भौतिक प्रदेश था वो कौन सा था? वो था अरावली। दूसरा भौतिक प्रदेश कौन सा था? वो था अरावली। तीसरा भौतिक प्रदेश कौन सा था? तीसरा भौतिक प्रदेश था उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा भौतिक प्रदेश था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 राजस्थान के भौतिक प्रदेश थे। और ये जो भौतिक प्रदेश था थार का मरुस्थल, इसको अपन पढ़ चुके हैं। अरावली को अपन कवर कर चुके हैं। आज जो अपन भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया था। नंबर 1 ये है, नंबर 2 अरावली है, नंबर 3 मैदानी प्रदेश है और नंबर 4 पठारी प्रदेश है। और ये विभाजन जो दिया गया था वो हरि मोहन सक्सेना के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ एक तो पूछ लिया जाता है कि हरि मोहन सक्सेना ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था? तो 4 कौन से? ये वाले। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये विभाजन हरि मोहन सक्सेना की किस पुस्तक में दिया गया था? पुस्तक का नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि ये विभाजन कब दिया गया था? तो ये विभाजन दिया गया था 1994 में। तो अपनी जो बात चल रही थी उसमें अपन 2 भौतिक प्रदेश पढ़ चुके थे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। हर भौतिक प्रदेश की तरह सबसे पहले अपन उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। मतलब इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसकी स्थिति क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, इसका निर्माण कौन से काल में हुआ है, यहाँ वनस्पति कैसी है, राजस्थान की कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो इन्हीं सामान्य विशेषताओं की अपन पहले बात करेंगे और उसके बाद में इस मैदान को कितने उपभागों में विभाजित किया गया है उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक जो अपना है वो कौन सा है? टॉपिक है उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब देखो, सबसे पहले तो अपन इस प्रदेश के निर्माण की बात करें। सबसे पहले अपन इस प्रदेश की निर्माण की बात करें तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि यह एक मैदानी प्रदेश है। मतलब इस प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से
हुआ है। तो पहली चीज क्लियर है कि इस मैदान का जो निर्माण है वो नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है। जलोढ़ मृदा से हुआ है। ठीक है, पहली बात क्लियर है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा का या जलोढ़ मृदा से हुआ है। अगर वैसे देखा जाए तो उत्तर पूर्वी जो मैदान है वो हिस्सा किसका है? तो अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा था कि ये जो प्रदेश है ये टेथीज सागर का अवशेष है। टेथीज सागर का अवशेष है। मतलब पहले यहां किसी टाइम में एक गर्त था, मतलब एक गड्ढा था। उसके बाद में नदियों के द्वारा इसमें सेडिमेंट्स का डिपोजिशन कर दिया गया और सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करने के कारण ये वर्तमान समय में लगभग समतल मैदान के रूप में आपको दिखाई देता है। तो इसी कारण इसको कहा जाता है राजस्थान का मैदानी प्रदेश। अब देखो, एक तो जहां मैदान आ जाए, जहां आपको मिल जाए कि यहां जलोढ़ मृदा है, तो आप दो चीजों का तो सीधा सीधा अनुमान लगा लेना कि यहां जनसंख्या भी ज्यादा होगी और यहां खाद्यान्न भी ज्यादा होगी। लेकिन कम क्या होंगे? यहां पर आपको धात्विक या अधात्विक खनिजें, चाहे कैसे भी हो, खनिज की दृष्टि से मैदानी प्रदेश आपको निर्धन मिलेंगे। हाँ, कुछ मैदानी प्रदेशों में सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में आपको जीवाश्म ईंधन जैसे खनिज देखने को मिलते हैं, लेकिन वो आपको यहां देखने को नहीं मिलते हैं। खैर वो आगे बात करेंगे, अपन अभी सीक्वेंस से चलेंगे। तो पहली बात निर्माण को लेकर के क्लियर है कि नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये टेथीज सागर का अवशेष है या टेथीज सागर का भाग है। अब यहां कौन कौन सी नदियां हैं जो मुख्य रूप से बहती हैं? तो एक तो है यहां चंबल, एक है यहां माही, एक यहां है बनास और एक यहाँ है बाणगंगा। ये मुख्य नदियां हैं, बाकी इनकी बहुत सारी सहायक नदियां भी है। तो इस मैदान का निर्माण चंबल, माही, बनास, बाणगंगा नदियों द्वारा किया गया है। नदियों के अवसादों से हुआ है। अवसादों से हुआ है। और नदी बेसिनों के आधार पर ही इस मैदान को 4 प्रदेशों में अपन आगे चल करके विभाजित कर देंगे, जिसमें पहला होगा चंबल का मैदान, दूसरा होगा माही का मैदान, तीसरा होगा बनास का मैदान, चौथा होगा बाणगंगा का मैदान। तो अपन यहाँ ये भी याद रख सकते हो कि इस मैदान का जो उप विभाजन है वो नदी बेसिन के आधार पर किया गया है। और नदी बेसिन कौन कौन सी है? 4 नदियां यहां मुख्य रूप से बहती हैं और वो 4 नदियां ही 4 मैदानों का निर्माण करती हैं। क्लियर है? निर्माण को लेकर के स्थिति क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी स्थिति को लेकर के, या ये भाग किसका है। अब अपन इसकी बात करेंगे इसकी स्थिति को लेकर के। अपन डायग्राम उतना ही बनाएंगे जितना अपना आज मैदानी प्रदेश रहेगा। ये है आपकी अरावली हो जाएगी, यहाँ तो ये तो अरावली हो जाएगी। और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसकी अपन बात कर ही रहे हैं। तो स्थिति को आप बता सकते हो, स्थिति को आप आराम से बता सकते हो कि इसकी स्थिति कहाँ है। थोड़ी स्थिति आपको मैं बता देता हूं कि ये तो अरावली है, ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यहां आपको मिल जाएगा विंध्याचल पर्वत,
यहां आपको मिल जाएगा विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। यहां आपको मिल जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यहां आपको क्या मिल जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान मिल जाएगा। तो स्थिति लगभग लगभग अपने क्लियर हो चुकी है। स्थिति यहां क्या रहेगी? देखो स्थिति यहां क्या रहेगी? स्थिति यहां रहेगी इस मैदान की। एक तो अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ये मैदान, और ये ज्यादा भी सटीक रहेगा, ये मैदान अरावली व दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के मध्य है। पठारी प्रदेश के मध्य स्थित है। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये अरावली के पूर्व में है। ये भाग किसका है? ये अगर आपको साधारण तौर से देखा जाए तो ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान का भाग है। दूसरी चीज भी क्लियर। यहां कहने का मतलब है कि इस भाग में आपको जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान मिलेगा वो मैदान का ही ये राजस्थान के मैदानी भाग का भाग है, या राजस्थान का जो मैदानी प्रदेश है वो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का ही क्या है? भाग है। और यहां से लेकर के ही सुंदरवन के डेल्टा तक क्या फैला हुआ है? भारत का उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का जो मैदानी प्रदेश है वो किसका हिस्सा है? तो वो उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर इसके दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो इसकी दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वत के द्वारा निर्धारित की जाती है, दक्षिणी सीमा, और उत्तरी सीमा गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के द्वारा सीमांकित की जाती है। अब यहां से एक और अच्छा क्वेश्चन निकल करके ये आता है कि इस मैदान का निर्माण जो हुआ है वो किस काल में हुआ है? एक क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि इस मैदान का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ है? तो वो हुआ है प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल में। और यहां नोट लगा के लिख लेना, यहां नोट लगा के लिख लेना, विश्व के सभी मैदानों का निर्माण, विश्व के सभी मैदानों का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में ही हुआ है। प्लीस्टोसीन काल में ही हुआ है। यह चीज और ध्यान रख लेना। अगर आपको चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से भी पूछा जाए कि विश्व के किस मैदान का निर्माण किस काल में हुआ है, अगर आपको जहां मैदान नाम मिल जाए वहां आंख बंद करके लिख देना प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। तो दूसरा जो अपना पॉइंट है इसकी स्थिति को लेकर के वो क्लियर हो गया होगा कि ये मैदान, ये अरावली है तो अरावली के पूर्व में फैला है, दक्षिणी पठारी प्रदेश के ये पश्चिम में है या दोनों के बीच में स्थित है। इसकी दक्षिणी सीमा विंध्याचल के द्वारा निर्धारित की जाती है और पूर्व में ये उत्तर पूर्व में ये उत्तर के विशाल के मैदान तक फैला हुआ है। क्लियर है? अगर बात करें कि इस मैदान का निर्माण जो है वो कौन से काल में हुआ है, तो वो हुआ है प्लीस्टोसीन काल में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अपन कुछ और बेसिक सी बातें हैं, जैसे इसके क्षेत्रफल की बात करें। जैसे इस मैदान के क्षेत्रफल की बात करें तो यहां राजस्थान का
23% क्षेत्रफल में ये मैदान फैला हुआ है। ठीक है, सीधा सा फैक्ट है, याद रखना है। यही बात कर लेते हैं अपन जनसंख्या की। जनसंख्या की, और जनसंख्या जो है यहाँ वो राजस्थान की 40% जो जनसंख्या है वो यहाँ निवास करती है, मतलब इस मैदानी प्रदेश में निवास करती है। अभी तक आपने जितने भी प्रदेश देखे हैं उसमें क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन जनसंख्या आपको कम दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी है। यहाँ आपको क्षेत्रफल कम दिखाई दे रहा है जबकि जनसंख्या यहाँ निवास ज्यादा कर रही है। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि ये राजस्थान का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है? ये राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। क्लियर है बात? अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, आंसर आ जाना चाहिए उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, वही क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। क्लियर है? सबसे विरल की बात की जाए या सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वो है थार का मरुस्थल। लेकिन थार के मरुस्थल में यह बात जरूर ध्यान रखना कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, उसके हिसाब से यहां कनेक्ट मत कर लेना। अगर यह पूछा जाए विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल तो है थार का मरुस्थल, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर जनसंख्या की बात की जाए तो थार के मरुस्थल में जो जन घनत्व है वो कम है और सबसे ज्यादा मैदानी प्रदेश में है। इसके अलावा यहां और क्या बात कर सकते हैं? यहां बात कर सकते हैं भाई अपन मृदा की, और मृदा यहां कैसी है? यहां मृदा है जलोढ़। यहां मृदा कैसी है? जलोढ़ मृदा है। और अगर यहां जलोढ़ मृदा है तो जलोढ़ मृदाएं का निर्माण किससे होता है? नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। इस वजह से अपन ये बोल सकते हैं कि ये मृदाएं कैसी होती हैं? उपजाऊ होती हैं। उपजाऊ होती हैं। और अगर ये मृदा उपजाऊ है तो यहां खाद्यान्न की जो कृषि है, खाद्यान्न का जो उत्पादन है, खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो भी क्या होगा? अधिक होगा। खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो भी क्या होगा? अधिक होगा। इस वजह से राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश को राजस्थान का अनाज का कटोरा कहा जाता है। इस कारण इस भौतिक प्रदेश को राजस्थान का अनाज का कटोरा कहा जाता है। अब देखो कितनी चीजें एक साथ ही कनेक्ट हो गई। एक वर्ड ध्यान रखना है कि इस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है। अब बाकी चीजें बुक से पढ़ना छोड़ो। अगर वहां जलोढ़ मृदा है तो कॉमन सेंस ही बात है कि उस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा हुआ है। नदियां कौन कौन सी हैं? नदियां 4 हैं, चंबल, बनास, बाणगंगा और माही। ठीक है। अगर यहां जलोढ़ मृदा है तो यहां खाद्यान्न फसलें भी ज्यादा होगा, या फसलों का या खाद्यान्नों का उत्पादन भी ज्यादा होगा। अगर यहां उत्पादन ज्यादा होगा तो यहां जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा। जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा। तो एक ही चीज से सारी की सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट अपन यहां बात किसकी कर लेते हैं? बात कर लेते हैं अपन यहां वनस्पति की। तो यहां वनस्पति कैसी मिलती है? वनस्पति यहां मिलती है पतझड़ वनस्पति।
पतझड़ वनस्पति। पतझड़ वनस्पति आपको यहां देखने को मिलती है। क्लियर है। अगर यहां बात करें खाद्यान्न की, तो यहां दोनों प्रकार के जो खाद्यान्न होते हैं, चाहे वहां रबी की फसल हो चाहे यहां खरीफ की फसल हो, दोनों प्रकार के खाद्यान्नों की कृषि यहां की जाती है। दोनों प्रकार के खाद्यान्नों की यहां कृषि की जाती है। क्लियर है। और मुख्य रूप से अगर बात करें तो रबी की फसल यहां सिंचाई से की जाती है। यहां सिंचाई से की जाती है। अब सिंचाई से एक पॉइंट और निकल करके आ गया, यहां कुओं द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। इस मैदानी प्रदेश में लिख सकते हो आप, इस मैदानी प्रदेश में, इस मैदानी प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। और यहां एक चीज और ध्यान रख लेना, कुओं द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई है वो कहां की जाती है? जयपुर में की जाती है। क्वेश्चन आए हुए हैं भाई ये सारे, इनको एकदम हल्के से मत ले लेना। कहीं आप को आदत हो कि भाई जैसे शॉर्ट चीजें देखने की और वहां से सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ नहीं, ये चीजें सारी आई हुई हैं। एग्जामिनर के लिए राजस्थान ज्योग्राफी जहां नाम आता है उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं या ये पढ़ाए गए हैं तो यहां से भी आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, पहली बार आ जाएं, आप क्या करोगे? आप तो बाहर हो जाओगे। आप तो बाहर ही हो जाओगे सीधे सीधे। तो कभी ये आइडिया नहीं लगाया जा सकता, और जब ये आइडिया लगाया ही जा सकता है तो फिर एज इट इज वही चीजें पढ़ाओ ना, जो सिर्फ क्वेश्चन आने ही वाले हैं, है ना। तो ये आइडिया कभी नहीं लगाया जा सकता कि ये क्वेश्चन यहां से ही क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। कहीं कोई ये चीज नहीं लिखी हुई है, कहीं से भी आ सकता है। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। ठीक है, तो ये है इस मैदान की मुख्य रूप से सामान्य विशेषताएं। एक बार आप फिर देख लो, फटाफट से याद हो जाएगी। स्थिति आपको पता ही है, इस मैदान की जो स्थिति है वो अरावली के पूर्व में और पठारी प्रदेश के पश्चिम में है, या दोनों के बीच में है। ये हिस्सा किसका है? ये हिस्सा है, या इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है टेथीज सागर का ये अवशेष है। भाग पूछा जाए तो ये किसका है? उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। इस मैदान के निर्माण की बात करें तो इस मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है। और कौन कौन से यहाँ की नदियां हैं? एक तो चंबल है, चंबल की सहायक नदी हो गई बनास, माही जो कर्क रेखा को 2 बार काटती, किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, एक साथ ज्यादा फैक्ट याद रखने की कोशिश करो, और बाण गंगा। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा, यहां जो राजस्थान की है 23% क्षेत्रफल है, 40% जनसंख्या निवास करती है, मृदा वनस्पति और ये सारी चीजें हो ही गई। अब अपन बात करेंगे इस मैदान के विभाजन की। अब अपन बात करेंगे इस मैदान के विभाजन की बात करेंगे। उत्तर पूर्वी मैदान का विभाजन, उत्तर पूर्वी मैदान का विभाजन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, उत्तर पूर्वी मैदान का जो विभाजन है वो नदियों के आधार पर ही किया गया है, या नदी बेसिन के आधार पर ही किया गया है। और कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है चंबल का मैदान, पहला कौन सा है? चंबल का मैदान। दूसरा कौन सा है? माही का मैदान।
माही का मैदान। थर्ड कौन सा है? बनास का मैदान। और फोर्थ कौन सा है? बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा का मैदान। क्लियर है? अब अपन ये जो चारों इसके जो मैदान हैं, जो छोटे छोटे मैदान हैं, उनकी कुछ एक एक दो दो विशेषताएं हैं, उनको अपन देख लेते हैं। और सबसे पहले अपन बात करेंगे चंबल के मैदान की। सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे? चंबल मैदान की बात करेंगे। पहली बात तो ये सीधा सीधा है ही कि इस मैदान का निर्माण, इस मैदान का निर्माण चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। पहली बात तो यही है, जो भी मैदान होगा उसका निर्माण उसी नदी से किया गया है। अब इस मैदान की एक सबसे प्रमुख विशेषता है जो आपको ध्यान रखनी है कि पहली बात है कि ये जो मैदान है इसका ढाल बहुत तीव्र है। इस मैदान का जो ढाल है वो क्या है? बहुत तीव्र है। पहली बात तो ढाल है किधर? इसका ढाल है उत्तर पूर्व की ओर। इसका ढाल किधर है? ढाल है इसका उत्तर पूर्व की ओर। मार्कर कैसे नहीं चल रहा है भाई? उत्तर पूर्व की ओर। क्लियर है? लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस मैदान का ढाल बहुत ज्यादा तीव्र है। और ढाल बहुत ज्यादा तीव्र होने के कारण यहां जो नदियां हैं वो बहुत तेज गति से बहती हैं। और तेज गति से जहां नदियां बहती है वहां आपको अवनली का अपरदन देखने को मिलता है। और अवनली का अपरदन जहां होता है वहां जो भूमि है वो गड्ढे नुमा हो जाती है। और उसी को ही बोला जाता है उत्खात भूमि, उसको ही बोला जाता है बैडलैंड, उसको ही बोला जाता है बीहड़ भूमि। तो सबसे ज्यादा जो बीहड़ों का निर्माण किया गया है या सबसे ज्यादा जो उत्खात भूमि का निर्माण किया गया है वो उत्खात भूमि का जो निर्माण है वो चंबल नदी के द्वारा किया गया है। अब क्यों किया गया है? इसका रीजन है कि इस मैदानी प्रदेश का ढाल तीव्र होने के कारण यहां नदियां अवनली का अपरदन करती हैं। लिखो इसका, ये तो सबसे मेन पॉइंट है। ये इस मैदान का ढाल तीव्र होने के कारण, तीव्र होने के कारण तीव्र होने के कारण यहां नदियां अवनली का अपरदन के द्वारा, अवनली का अपरदन के द्वारा उत्खात भूमि का निर्माण करती हैं। उत्खात भूमि या बैडलैंड का निर्माण करती हैं। निर्माण करती हैं। अब यहां यह ध्यान रख लेना कि जो उत्खात भूमि है ना उसको कई नामों से जाना जाता है। चाहे उत्खात भूमि बोल दो, चाहे बीहड़ बोल दो, या बैडलैंड बोल दो। मतलब इस पूरे के पूरे प्रदेश में आपको जो भूमि है वो खड्डे नुमा दिखाई देगी। कहीं खड्डे होंगे, कहीं ऊंचे होंगे, कहीं अवनली का अपरदन का मतलब है जो नाली के रूप में अपरदन कर दे। मतलब आपको गहरी गहरी नालियां दिखाई देगी तो उसको क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि या बैडलैंड
कहा जाता है। यहां यह भी ध्यान रख लेना कि उत्खात भूमि के कारण जो धरातल है वो कैसा हो जाता है, वो ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। वो क्या हो जाता है, ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। और इस ऊबड़ खाबड़ धरातल में जो उठा हुआ भाग है वो डांग प्रदेश कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो डांग प्रदेश कहलाता है। आपको जैसे कहीं खड्डे दिखाई देंगे, कहीं आपको उठी हुई भूमि दिखाई देगी, फिर खड्डे दिखाई देंगे, तो इसमें जो उठी हुई भूमि है उसको क्या कहा जाता है, डांग प्रदेश कहा जाता है। जबकि ये वाला जो भाग है ये क्या होगी, ये निम्न भूमि होगी। ये क्या होगी, निम्न भूमि होगी। तो अगर डांग प्रदेश की बात की जाए तो डांग प्रदेश आपको सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, डांग प्रदेश आपको मिलेगा सबसे ज्यादा, एक तो आपको मिलेगा धौलपुर में, एक आपको मिलेगा करौली में, और एक सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में ये तीनों ही डांग प्रदेश में आते हैं। यहां से भी कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि डांग प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला है या कौन सा नहीं है। तो डांग प्रदेश में आपको 3 जिले दिखाई देंगे, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। और यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो धौलपुर है इसे डांग का राजा कहा जाता है, जबकि करौली को डांग की रानी कहा जाता है। 2 क्वेश्चन यहां आप और याद रख लेना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं ये चंबल के मैदान की विशेषताएं हैं। क्या क्या याद रखना है, ढाल की डायरेक्शन अगर आप याद रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये क्वेश्चन बन सकता है, इस पॉइंट वाला क्वेश्चन बन सकता है कि इस मैदान में आपको सबसे ज्यादा अवनलिका अप्रदन देखने को मिलता है। अवनलिका अप्रदन यहां उत्खात भूमि या बैडलैंड या बीहड़ का निर्माण कर देती है, जहां की जो भूमि है वो बंजर नजर आती है, मतलब यहां किसी प्रकार के कृषि कार्य नहीं किए जाते। क्लियर है यहां तक। अब यहां आपको एक पर्टिकुलर जो ऊपर उठा हुआ भाग दिखाई देगा, डांग प्रदेश बोलते हैं। डांग प्रदेश में 3 जिले आते हैं, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। करौली को डांग की रानी, धौलपुर को डांग का राजा कहा जाता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो अपना बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, हाँ स्क्रीनशॉट ले, वो माही के मैदान की बात करेंगे। माही के मैदान की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं माही के मैदान की। माही का मैदान, पहली बात तो आपको वही लिखनी है कि इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। नदियों द्वारा किया गया है। और ये मैदान कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, इस हिसाब से ध्यान रख लेना कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को काट रही है तो ये कर्क रेखा के आसपास जो जिले हैं वहां से ये निकलेगी। तो यहां जिले कौन कौन से हैं, एक तो है डूंगरपुर, एक है बांसवाड़ा और एक है प्रतापगढ़ जिलों में ये मैदान फैला हुआ है। क्लियर है यहां तक। तो पहली बात, इसका निर्माण माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। ये जो माही का मैदान है ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। अब इस मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो यहां आएगा 56 का मैदान, एक तो यहां आएगा
56 का मैदान। दूसरा यहां आएगा काठल का मैदान, दूसरा यहां आएगा काठल का मैदान, और तीसरा यहां आएगा एक वागड़ प्रदेश। ठीक है, तो माही के मैदान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 56 का मैदान, काठल का मैदान और वागड़ क्षेत्र। अब यहां अपन बात करें 56 के मैदान की, तो 56 का मैदान आपको बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है। 56 का मैदान आपको बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है, जबकि काठल का मैदान आपको कहां देखने को मिलेगा? प्रतापगढ़ में। जबकि वागड़ प्रदेश में आपको बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले आते हैं। अब आपने बहुत बार नाम सुना होगा 56 का मैदान। अब इसमें यहां दो चीजें सबसे ज्यादा चलन में है। एक जगह तो कुछ जगह आपको लिखी हुई मिलेंगी, यहां 56 नदी नालों का समूह है, या कहीं आपको यह मिल जाएगा कि यहां 56 छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह है। जो भी कुछ आपको ठीक लगता है वो याद रख लो, खैर यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है ज्यादा। तो यहां क्या लिखेंगे अपन? ये जो 56 का मैदान है, यहां 56 छोटे नदी नालों का समूह होने के कारण, नालों का समूह होने के कारण इसे क्या कहा गया है? 56 का मैदान कहा गया है। ठीक है, बाकी ये आपको वागड़ प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको ध्यान रखना ही है। इस मैदान का भी जो ढाल है वो तीव्र है, और इस वजह से यहां भी आपको कहीं कहीं उत्खात भूमि देखने को मिलती है। अब थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी के बारे में जब अपन अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तब भी बात करेंगे। तो माही नदी की अपन बात करें तो कुछ जो पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रख लेने हैं कि ये आदिवासियों की गंगा है, आदिवासियों की गंगा है। दूसरी बात याद रख लेनी है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मतलब ये यू आकार में बहती है। तीसरा ये सदावाहिनी नदी है, सदावाहिनी नदी है। अब ये मेहंद झील से निकलती है, वो सारी बातें तो अपन अपवाह तंत्र में करेंगे। हाँ, इनका स्क्रीनशॉट लो, ये आपका हो गया माही का मैदान। मिट्टी यहां भी कैसी मिलेगी? जलोढ़ मृदा मिलेगी। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं, छोटी सी 2 बातें और हैं, बनास और बाणगंगा के मैदान की। बनास का मैदान, इसमें सीधी सीधी एक बात ध्यान रख लेना। पहली बात तो इस मैदान का निर्माण, इस मैदान का निर्माण बनास व उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। दूसरी बात ये याद रख लेना कि बनास है ना, वो चंबल की सहायक नदी है। बनास चंबल की सहायक नदी है। इस मैदान को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इस मैदान को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है मालपुरा करौली मैदान, और ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा टोंक
व करौली में। ये कहाँ देखने को मिलेगा? टोंक व करौली में देखने को मिलेगा। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान जो आपको कहाँ? चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में देखने को मिलेगा। बस ले स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, एक मालपुरा करौली का मैदान है, मेवाड़ का मैदान है। मेवाड़ में चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कुछ हिस्सा यहाँ भीलवाड़ा का भी आ जाता है, भीलवाड़ा का भी आ जाता है। चौथा जो एक है वो है बाणगंगा। बाणगंगा, और बाणगंगा का जो मैदान है उसको रोही के मैदान के नाम से जाना जाता है। रोही का मैदान, रोही का मैदान के नाम से जाना जाता है। बस क्लियर है ये। अगर जिलों की बात करें तो ये जयपुर, दौसा, भरतपुर में है। ये आपको मिलेगा जयपुर, दौसा, भरतपुर। और कुछ जगह आपको ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि जो ये रोही का मैदान है ये एक दोआब है। दोआब क्या होता है? जो नदियों के बीच का स्थित जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहा जाता है। तो ये अपना एक छोटा सा भौतिक प्रदेश था जिसको राजस्थान के उत्तर पूर्वी मैदान के नाम से जानते हैं। कल अपन राजस्थान के पठारी प्रदेश को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अपन ने क्या देखी थी? पहले उत्तर पूर्वी मैदान की विशेषताएं देखी थी। इसका जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा किया गया था और इन्हीं नदियों के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। फिर इनको अलग अलग नामों से भी या अलग अलग मैदानों के रूप में भी इनको पढ़ा था। एक एक कुछ इनकी मेन विशेषताएं हैं। जैसे इसका तो उत्खात भूमि मुख्य विशेषता है। माही के मैदान में भी आपको कहीं कहीं उत्खात भूमि मिलती है। और इसके अलावा बनास का मैदान, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान या वागड़ क्षेत्र, और बाणगंगा का जो मैदान है उसको रोही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी करवाई जाएगी। अगर आपका अच्छा सहयोग रहता है तो जल्द ही वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर दी जाएगी। तो सभी को धन्यवाद।